उनका Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all of you. I hope everyone is fine. So हमने लास्ट टाइम कैपिटल बजटिंग पे ही कुछ बात की थी, कुछ बेसिक्स जितनी ज़िक्र हुई और आपको कहा गया था कुछ प्रैक्टिस आप करें और अपने अगर कोई क्यूरीज़ हैं तो उनको डिस्कस करें। जो उसके एडवांस आस्पेक्ट्स हैं वो इंशाल्लाह आज हम डिस्कस करेंगे। बट बिफोर दैट अगर आपके जहन में कोई सवाल है, यू वांट टू आस्क समथिंग, तो आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। यू मे रेज योर हैंड और आप सवाल पूछ सकते हैं। So if there is any issue, हमने अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, पे बैक पीरियड और नेट प्रेजेंट वैल्यू के हवाले से लास्ट टाइम तक बात की थी। दैट हाउ वी कैलकुलेट नेट प्रेजेंट वैल्यू और हाउ वी विल बी गोइंग टू डिसाइड अबाउट दैट। उस हवाले से बातें हुई थी। अगर आपने कुछ पढ़ा है, कुछ आपके जहन में क्यूरी है, कुछ पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। यू मे रेज योर हैंड इफ़ यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन। अगर नहीं है तो मैं फिर एडवांस आस्पेक्ट्स जो हैं उसके वो डिस्कस भी करता हूँ और कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी आपके सामने प्रेजेंट करता हूँ, सॉल्व भी करता हूँ।
एक्सक्यूज मी सर। जी प्लीज़। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर वो दरअसल ना पिछले लेक्चर्स मैं नहीं ले सकी थी ऑनलाइन, तो मैंने ये कंफर्म करना था कि आपने जो ऑनलाइन रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं वो आपने एक 25th को तो छुट्टी थी, तो आपने 24 और 26 को लिए हैं। 24 जी 26 की आपने क्लासेस ली थी। वो 26 जी बिल्कुल। सर वो रिकॉर्डेड लेक्चर्स में कुछ तो मतलब काफी सारे आपके आ रहे थे, मतलब आपने 28 को भी 30th को भी लिए हैं, तो वो वो कुछ दूसरी क्लासेस हैं। जी वो देयर इज समथिंग एल्स, तो कोई और जो लाहौर में फिजिकल क्लासेस हो रही थी उनको फिर कन्वर्ट कर दिया गया था ऑनलाइन में ड्यू टू दिस गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शन। तो वो सिलेबस में कहीं और हैं, आप कहीं और हैं, तो इसलिए आप अपने रूटीन के जो टाइमिंग्स हैं उनके जो डेट्स वाले लेक्चर हैं उनको अगर फॉलो करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू। ओके। मैं थोड़ा सा रीकैप कर दूं। हमने कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजंस के हवाले से जब बात इनिशिएट की तो वी टॉक्ड अबाउट कि ये जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजंस हैं बिकॉज दे आर समहाउ इरिवर्सिबल, तो इसलिए बिफोर वी आर गोइंग टू डिसाइड अबाउट एनी कैपिटल इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट यू नीड टू बी वेरी केयरफुल। तो हमने जिक्र किया था कि जो कैपिटल बजटिंग डिसीजंस हैं उसके लिए ऑर्गेनाइजेशंस में प्रैक्टिकली और गवर्नमेंट के पर्सपेक्टिव में बात करें तो एक थॉरो प्रोसेस होता है जिसमें डिफरेंट प्रपोजल्स आती हैं, उन प्रपोजल्स को देन इवेल्युएट किया जाता है, फ़िल्टर किया जाता है, शॉर्ट लिस्ट किया जाता है, देन जो प्रपोज़ल लगती हैं शॉर्ट लिस्ट होने के बाद कि इनके लिए फ़ंड्स प्रोवाइड किए जाने चाहिए, वो टॉप मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी के सामने रखे जाते हैं और फिर उन फंड्स के लिए उन प्रोजेक्ट्स के लिए फ़ंड्स एलोकेट होते हैं एंड देन हम ऑनवर्ड कंटिन्यू करते हैं। सो ये तो प्रोसेस था, बट जो डिसाइड हमने करना है किसी भी तरह के शॉर्ट के लॉन्ग टर्म डिसीजन के हवाले से हमने इनिशियली बात की हुई है कि वी नीड टू कंपेयर बेनिफिट्स एंड कॉस्ट। तो हमने कहा जो हमारा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन है इसके अंदर भी हम बेनिफिट्स और कॉस्ट का कंपैरिजन करेंगे। बेनिफिट्स शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग के अंदर और जो कॉस्ट दोनों एट द सेम टाइम एंड द सेम ईयर अगर हो रही होती हैं, एक्रू हो रही होती हैं। लेकिन जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन है इसमें पैसे लगाए तो आज जा रहे हैं टुडे, बट उसका बेनिफिट जो है वो इस साल में भी मिलेगा एंड देन इन द कमिंग ईयर्स आल्सो। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर अगर हमें बेनिफिट्स फ्यूचर में भी मिलने हैं तो उन तमाम बेनिफिट्स को हम अकाउंट फॉर करेंगे। तो जो एवोल्यूशन का प्रोसेस है मेथड्स का, उसमें सबसे जो पहला मेथड था वो अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न के नाम से था। और अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न से मुराद जो हमारा प्रॉफिट है उसको एवरेज कर लिया जाए ओवर द प्रोजेक्ट लाइफ, जितना हमारा हर साल प्रॉफिट निकलना है। बिकॉज प्रोजेक्ट से जो बेनिफिट मिलने हैं वो ऐसा नहीं है कि कोई प्रोजेक्ट हम ऑप्ट करते हैं, कोई मशीनरी कोई प्लांट इंस्टॉल करते हैं उसमें से पैसे निकलना शुरू हो जाएंगे। प्राइमरली आप उस प्रोजेक्ट को लगाते हैं, प्लांट जैसे है कोई प्लांट आपने नया प्रोडक्शन प्लांट इंस्टॉल किया है तो आप उसमें प्रोडक्शन करेंगे, प्रोडक्शन के नतीजे में कॉस्ट इंकर होगी और उस प्रोडक्शन को जब सेल करेंगे तो उसके नतीजे में आपको रेवेन्यू जनरेट होगा। सो ऑल द रेवेन्यूज जो फ्यूचर में मिलने हैं आपको और ऑल द कॉस्ट जो फ्यूचर में लगनी है उन तमाम को अगर नेट कर लें तो वह नेट आपके प्रॉफिट्स जो कमिंग ईयर्स में मिलने हैं, आप उन नेट प्रॉफिट्स को एवरेज कर लेते हैं। जितने ईयर्स का प्रॉफिट है, अगर आप एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना चाहते हैं तो जितने ईयर्स का प्रॉफिट है आप उस प्रॉफिट को टोटल कर लें, टोटल प्रॉफिट ओवर लाइफ ऑफ प्रोजेक्ट और डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ ईयर्स या लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट। तो हमारे पास एवरेज प्रॉफिट निकलेगा। एवरेज प्रॉफिट को रिलेट किया जाता है इन्वेस्टमेंट के साथ कि जितनी हमने इन्वेस्टमेंट की है उसके नतीजे में हमें कितने रिटर्न्स जनरेट हो रहे हैं, कितना प्रॉफिट जनरेट हो रहा है। तो इसको आमतौर पे इनिशियल इन्वेस्टमेंट से भी डिवाइड किया जा सकता है, बट वी हैव इन्वेस्टेड
उससे डिवाइड कर लिया जाए। लाइक 1 लाख रुपए हमारा प्रॉफिट हुआ एवरेज और हमने 10 लाख 25 लाख रुपए लगाए हैं, जितना प्रॉफिट होगा उसको वो 10-25 लाख जितनी भी इन्वेस्टमेंट है उससे डिवाइड कर दें। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि इंस्टेड ऑफ डिवाइडिंग इट विद इनिशियल इन्वेस्टमेंट, आप इसको एवरेज इन्वेस्टमेंट से डिवाइड करें। और एवरेज इन्वेस्टमेंट से मुराद जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है प्लस करने के इसमें रेजिड्यूल वैल्यू, दूसरे लफ्जों में ओपनिंग क्लोजिंग वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय 2, कि हमारी एवरेज इन्वेस्टमेंट अगर हम इसको इस तरह से डिवाइड कर दें तो वी कैन गेट अ परसेंटेज जिसे हम अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न या एनुअल रेट ऑफ रिटर्न, मुख्तलिफ नाम है, वो गेट कर सकते हैं। सो वाइल डिसाइडिंग हम कंपेयर करते हैं ये जो हमारा एवरेज प्रॉफिट है इसको जो हम कैपिटल पे इन्वेस्टमेंट पे जनरेट कर रहे हैं रिटर्न पे, उसको कंपेयर करेंगे बट एक्चुअली वी वांट, हम क्या चाहते हैं। तो हर अगला मेथड जो अभी मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, हर अगला मेथड पिछले मेथड के फ्लॉज को ओवरकम करने के लिए है। तो ये हमने किए हुए, मैं सिर्फ रीकैप करवा के अगली चीज़ की तरफ लेके चल रहा हूँ। अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न जब हमने कैलकुलेट किया तो हमने एवरेज प्रॉफिट को बेस बनाया, बट क्वेश्चन इज दिस कि जब आप इनिशियल इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, उस प्रोजेक्ट की जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है उसको आप रिलेट करें वट एवर वी आर अर्निंग, तो अगर आप प्रॉफिट कैलकुलेट करते हुए उसमें से डेप्रीसिएशन ऑफ द सेम प्लांट भी माइनस कर रहे हैं, तो दूसरे लफ्ज़ों में आप उस इन्वेस्टमेंट को डबल ट्रीट कर रहे हैं। वंस आप कह रहे हैं कि आपकी इतनी टोटल इन्वेस्टमेंट है और फिर उसी इन्वेस्टमेंट की अमाउंट जो है वो बाइफरकेट करके ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उस प्रोडक्ट के प्रॉफिट्स के अगेंस्ट चार्ज कर रहे हैं, तो ये मुनासिब नहीं है फॉर द कैलकुलेशन और डिसाइडिंग अबाउट व्हाट एक्चुअली वी आर अर्निंग फ्रॉम द प्रोजेक्ट। तो इसके लिए तरीकाकार ये होना चाहिए कि इंस्टेड ऑफ आप अकाउंटिंग प्रॉफिट्स को बेस बनाएं, बेस बनाना चाहिए कैश फ्लोज़ को। कैश फ्लो से मुराद वो जो प्रॉफिट हमने कैलकुलेट किया उस प्रॉफिट में से अगर कोई नॉन कैश एक्सपेंस जो कि मोस्टली इस प्रोडक्ट की नेचर के हवाले से देखेंगे तो डेप्रीसिएशन है, तो हम उस डेप्रीसिएशन को रिवर्स कर देंगे, डेप्रीसिएशन को ऐड बैक करके अब फाइंड आउट करेंगे कैश फ्लो। तो कैश फ्लोज़ की बुनियाद पे आप डिसाइड करेंगे, जिसे हमने पे बैक पीरियड मेथड में देखा कि जो हमारे कैश फ्लोज़ हैं उनको हम क्यूमुलेट करेंगे और क्यूमुलेट करके बताएंगे कि दैट एट व्हाट टाइम हमारी लगाई हुई इन्वेस्टमेंट हमें रिकवर हो जाती है, बिकॉज जितनी जल्दी रिकवर हो जाएगी उतना बेहतर है। और उसके बाद बिजनेस के प्रॉफिट्स स्टार्ट होंगे, बिकॉज जब हमने अपनी लगाई हुई इन्वेस्टमेंट रिकवर कर ली देन लेटर ऑन इज द सरप्लस अमाउंट व्हाट वी कैन गेट फ्रॉम दैट प्रॉफिट। ये तरीक़ाकार भी हमने किया। तो इससे अगला तरीक़ाकार जो डेवलप होता है वो इस तरीक़ाकार के फ्लॉस को ओवरकम करने के लिए। अगर दो प्रोजेक्ट्स हैं जिनका लाइक 3 इयर्स के बाद दोनों प्रोजेक्ट्स का पे बैक हो जाता है, तो आपसे अगर कहा जाए कि दोनों प्रोजेक्ट्स में से किसको ऑप्ट करेंगे, तो प्रोजेक्ट ए को ऑप्ट करना है आपने या प्रोजेक्ट बी को ऑप्ट करना है, तो आपका क्राइटेरिया ये है कि अगर तो कोई पे बैक पीरियड शॉर्टर है तो वो आपके लिए प्रेफरेबल है, अदरवाइज ये दोनों प्रोजेक्ट इक्वली लाइकली आपके लिए एक जैसे हैं। सो अगर फ़र्ज़ कर लें, मैं अज्यूम कर रहा हूँ 3 इयर्स के बाद पे बैक हो जाता है और एक ये प्रोजेक्ट है हमारा जिसको ए कहा जा रहा है, और चलें मैं यहाँ पे बी मेंशन करता हूँ। ये अब बी के कैश फ्लोज़ हैं। अब ये बी के कैश फ्लोज़ हैं, इसका भी पे बैक उसी तरह से 3 सालों में हो तो गया, लेकिन उसके बाद इस प्रोजेक्ट से ये कैश फ्लोज मिलने हैं ओवर द लाइफ टाइम ऑफ द प्रोजेक्ट, जबकि दूसरे प्रोजेक्ट से ये वाले कैश फ्लोज मिलने हैं। सो अगर आप पे बैक पीरियड को बेस बना रहे हैं तो यू आर टेक्निकली इग्नोरिंग द अमाउंट्स विच विल बी अर्नड ओवर द लाइफ टाइम ऑफ द प्रोजेक्ट। आप अगर इनको इग्नोर कर रहे हैं, ये दोनों आपको प्रोजेक्ट एक जैसे बेहतर लग रहे हैं, लेकिन ये बात देखने वाली है कि 3 साल के बाद इसमें तो बहुत सारे पैसे मिलेंगे, जबकि कंपैरेटिवली 3 साल के बाद इसमें कम कैश फ्लोज आएंगे।
तो ये एक इस कैश पे बैक पीरियड का प्रॉब्लम था, जिसको ओवरकम करने के लिए ये कहा गया कि जितने प्रोजेक्ट के टोटल कैश फ्लोज हैं ओवर द लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट उनको कंसिडर किया जाए, नंबर 1। नंबर 2, हमने टाइम वैल्यू ऑफ मनी के प्रिंसिपल को समझा कि अगर हम इस कैश पे बैक पीरियड को या पे बैक पीरियड को ले रहे हैं तो हम इग्नोर कर रहे हैं ये जो पैसे हमें फ्यूचर में मिलने हैं, इनकी आज वैल्यू उतनी नहीं है जितनी हमें नज़र आ रही है। तो हमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी वाले प्रिंसिपल को या फैक्टर्स को भी इंक्लूड करना चाहिए। सो जो इससे अगला मेथड है, अभी मैं नेट प्रेजेंट वैल्यू की बात कर रहा हूँ, दिस इज़ इन फैक्ट ओवरकमिंग बोथ ऑफ द प्रॉब्लम। ये दोनों प्रॉब्लम्स को ओवरकम कर रहा है। पहला प्रॉब्लम कि आपने लाइफ टाइम ऑफ द प्रोजेक्ट्स पे कैश फ्लोज मिलने हैं तमाम को अकाउंट फॉर करना है, तो उन तमाम को अकाउंट फॉर करते हैं। इसका मतलब जितने भी फ्यूचर में कैश फ्लोज मिलेंगे उनकी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो इसका मतलब दोनों चीज़ें, इसमें प्रेजेंट वैल्यूज़ भी आ गई और इसके अलावा जितने फ्यूचर कैश फ्लोज हैं उन तमाम को भी आपने अकाउंट फॉर कर लिया। लेकिन इनफैक्ट पे बैक पीरियड के बाद जो हेडिंग दिया हुआ डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक्स, इसमें जो पहला मेथड था वो डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड था। यानी आप पहले प्रेजेंट वैल्यूज़ निकालें और प्रेजेंट वैल्यूज़ को सम करके देखें कि आपकी लगाई हुई इन्वेस्टमेंट कितने अरसे में, बिकॉज जो पैसे हमें लिखे नज़र आ रहे हैं 50, 70, 150, ये पैसे हमारी फ्यूचर में चूँकि मिल रहे हैं तो इनकी वैल्यू आज वर्थ या वैल्यू उतनी नहीं है। तो हम इनकी प्रेजेंट वैल्यूज़ निकालेंगे और प्रेजेंट वैल्यूज़ निकाल के पर क्यूमुलेट करेंगे, फिर देखेंगे कितने अरसे में हमारे लगाए हुए पैसे वापस हो जाते हैं। बट अगेन इस मेथड के अंदर एक बात को तो ओवरकम कर लिया कि प्रेजेंट वैल्यूज़ निकाल ली, लेकिन दूसरा प्रॉब्लम जो है, दूसरा चैलेंज जो है, उसको स्टिल इग्नोर कर दिया गया कि लाइफ टाइम ऑफ द प्रोजेक्ट पे जितने कैश फ्लोज मिल रहे हैं उन तमाम को अकाउंट फॉर होना चाहिए। So with that purpose, जो method comprehensively develop हुआ, that was net present value method। आप तमाम के तमाम कैश फ्लोज को अकाउंट फॉर करेंगे और तमाम के तमाम कैश फ्लोज को अकाउंट फॉर करने के बाद फिर आप आगे लेके चलेंगे। सो जो इनिशियली आपके साथ क्वेश्चंस वगैरह शेयर किए गए थे, क्योंकि वो बेसिक नेचर के क्वेश्चंस थे, उन बेसिक नेचर्स के क्वेश्चन के अंदर इन फैक्ट इन मोस्ट ऑफ द केसेस आपके पास वो जो कैश फ्लोज हैं वो लिखे लिखाए मिल गए और आपको कहा गया कि आप बता दें कि एनपीवी कैलकुलेट कर दें या अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न या पे बैक पीरियड। दैट कैन बी डन वेरी इजीली। इट इज़ रीज़न इज़ दैट वो कैश फ्लोज तो आपको मिल गए हैं, लेकिन अगर प्रैक्टिकल लाइफ की बात करें या एग्ज़ाम सिनेरियो के हवाले से देखें तो ये कैश फ्लो ज़रूरी नहीं है इस तरह से लिखे लिखाए मिले हों, बिकॉज अगर ये लिखे लिखाए कैश फ्लोज मिल जाएंगे तो आप तो प्लस माइनस ही कर रहे हैं, बस मल्टीप्लाई करके प्रेजेंट वैल्यू निकाल के और फिर नेट प्रेजेंट वैल्यू निकाल रहे हैं। तो इसमें जो एप्लीकेशन साइड है उसमें प्राइमरीली ये जो कैश फ्लोज का एस्टीमेट है ये प्रिपेयर करना एक कोर ऑब्जेक्टिव होता है, कोर तरीकाकार होता है। तो प्राइमरीली जब कैश फ्लोज हम कैलकुलेट कर रहे होते हैं तो मैंने अभी ऐसे पहले भी बताया कि प्रोजेक्ट से पैसे नहीं निकलने, प्रोजेक्ट को लगाने से पैसे लगने हैं और उस प्रोजेक्ट को लगा के आपने कुछ चीज़ें बनानी है, बनाने पे भी कॉस्ट लगेगी और उसके अलावा अगर कंटिन्यू करेंगे उस चीज़ों को बेचेंगे तो बेचने के बाद हमें कुछ ना कुछ रेवेन्यूज़ जनरेट होंगे और उन रेवेन्यूज़ को बेस बनाते हुए फिर हम आगे लेके चल सकते हैं इस चीज़ को। तो इसका मतलब पहले हमें कैश फ्लोज कैलकुलेट करने चाहिए, एक तो ये चीज़ है। दूसरी चीज़ अभी हम ये नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड में बात करेंगे और दूसरी बात हमने ये की कि अगर हम प्रैक्टिकली देखें तो बिजनेसेस के अंदर टैक्सेस हमें पे करना पड़ते हैं। तो अगर टैक्सेस पे करना पड़ रहे हैं तो आप किस तरह से कैश फ्लोज को कैलकुलेट करेंगे, वो चीज़ भी हम एवेल्यूएट करते हैं। और थर्डली एक चीज़ और समझने की ज़रूरत है कि इन सर्टन केसेस जब हम फ्यूचर कैश फ्लोज की बात कर रहे हैं तो फ्यूचर कैश फ्लोज के अंदर समहाउ हमें ये देखने की ज़रूरत है कि वो जो फ्यूचर में हम पैसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं क्या हमारी जो जैसे पाकिस्तान है या कोई भी और कंट्री होगी, हर कंट्री में इन्फ्लेशन प्रिवेल करती है। तो सवाल ये है कि वो जो आप कैश फ्लोज प्रोडिक्ट कर रहे हैं वो आज की मनी वैल्यू के हिसाब से मीन आप परचेजिंग पावर ऑफ मनी की बात कर रहे हैं या वो इन्फ्लेशन एडजस्टेड कैश फ्लोज हैं। और अगर इन्फ्लेशन एडजस्टेड कैश फ्लोज नहीं है तो नीड टू एड्रेस द इन्फ्लेशन अकॉर्डिंगली रेवेन्यू कॉस्ट में, और फिर आप जो फ्यूचर में कैश फ्लोज मिलेंगे उनकी प्रेजेंट वैल्यूज़ की तरफ जाएंगे।
ये एक क्वेश्चन है जी कॉम्प्रिहेंसिव सा, मैं अभी आपके सामने इसको करूँगा और मैंने आपके सामने रखा है। इसमें इसको समझने के लिए मैं एक चीज़ और आपके सामने रख देता हूँ कि जब हम कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजंस की बात करते हैं तो प्राइमरली, जस्ट अ मिनट, जी सॉरी। सो जी आई वाज टॉकिंग अबाउट कि जब हम ये कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजंस के हवाले से बात करते हैं तो हमें टेक्निकली 3 तरह के कैश फ्लोज का सामना करना पड़ता है। एक को हम इनिशियल कैश फ्लोज के नाम से जानते हैं, जी, और दूसरे हमारे ऑपरेटिंग कैश फ्लोज कहलाते हैं, और तीसरे हमारे टर्मिनल कैश फ्लोज कहलाते हैं। तो जो हमारी इनिशियल कैश फ्लोज हैं, दो चीज़ें इसके अंदर हो सकती हैं। नंबर वन, जो हम इनिशियल इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जिसे हम कैपिटल आउटले भी कहते हैं, जो हम इनिशियल इन्वेस्टमेंट उस प्लांट के लिए कर रहे हैं। नंबर टू, जब आप कोई प्लांट इंस्टॉल करते हैं, क्योंकि हम सिर्फ इस प्रोजेक्ट के हवाले से एवेल्यूएशन के पर्सपेक्टिव में बात कर रहे हैं, सो व्हेन एवर वी आर गोइंग टू इंस्टॉल एनी काइंड ऑफ प्लांट, हम कोई प्लांट इंस्टॉल करते हैं तो इसका मतलब ये है कि उस प्लांट से हम प्रोडक्शन करेंगे, बट उस प्रोडक्शन को चलाने के लिए, उस प्रोडक्शन को करने के लिए वी नीड मैनी थिंग्स। हमें, जो हम बिज़नेस चला रहे हैं, उस बिज़नेस को चलाने के लिए हम ऑलरेडी कुछ ना कुछ वर्किंग कैपिटल मेंटेन कर रहे हैं। वर्किंग कैपिटल से मुराद आपकी इन्वेंट्री है। इन्वेंट्री से मुराद इन्वेंट्री या रिसीवेबल्स हैं। इन्वेंट्री या रिसीवेबल से मुराद ये है कि अगर आप एक नया प्लांट, एक नई प्रोडक्ट शुरू करते हैं, तो जो मटेरियल्स आप पहले होल्ड कर रहे थे अपनी रूटीन चीज़ों को बनाने के लिए, अब आपको मटेरियल होल्ड करना पड़ेगा, लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा। इसी तरह अगर आप फिनिश गुड्स की इन्वेंट्री कुछ मेंटेन कर रहे थे फॉर द सेक ऑफ कुशन, तो अब आपको फिनिश गुड्स की इन्वेंट्री भी कुछ एक्स्ट्रा मेंटेन करना पड़ेगी। लाइकवाइज आपको जो रिसीवेबल्स हैं, क्योंकि अब आप इन चीज़ों को सेल करेंगे, इन चीज़ों को सेल करने के बाद आपके कुछ पैसे क्रेडिट भी देंगे, तो आपके कुछ पैसे रिसीवेबल्स में ब्लॉक हो जाएंगे। तो टेक्निकली आपकी कुछ इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड होगी एडिशनली। आपको कुछ ना कुछ पैसा मज़ीद इन्वेस्ट करना पड़ेगा उस प्लांट को ख़रीदने के अलावा। अपने इन्वेंट्री में, रिसीवेबल्स में आपका पैसा वो ब्लॉक होगा, पाइल अप होगा। तो हम इसको इंक्रीज़ इन वर्किंग कैपिटल के नाम से कह रहे हैं कि जो हमारा वर्किंग कैपिटल ऑलरेडी मेंटेन हो रहा है वो तो होगा ही होगा, तो हमारी इंक्रीज्ड इन्वेस्टमेंट कर लें, इंक्रीज्ड इन्वेस्टमेंट है इन वर्किंग कैपिटल। तो ये भी हमारा इनिशियल कैश फ्लो है। जब हम प्रेजेंट वैल्यूज़ की बात कर रहे होते हैं तो नेट प्रेजेंट वैल्यू का तरीक़ाकार जो है वो है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल फ्यूचर कैश फ्लोज, और प्रेजेंट वैल्यूज़ ऑफ ऑल इन आउटफ्लोज, उनको हम कंसिडर करते हैं।
ये इनिशियल के अलावा अब गौर करेंगे तो ये दोनों के दोनों हमारे आउटफ्लोज हैं। तो जब हम बात करेंगे टर्मिनल कैश फ्लोज के पर्सपेक्टिव में, तो ये बात देखने की ज़रूरत है कि जो पैसे हमने लगाए होते हैं इनिशियल, उनकी कुछ ना कुछ रिकवरी होती है, अगर हो तो ज़रूरी नहीं है कि कोई रेजिडुअल वैल्यू हो, लेकिन उस प्रोजेक्ट की, उस मशीन की कोई रेजिडुअल वैल्यू है, स्क्रैप वैल्यू हो, तो वो भी आपके लिए ऐड अप होगी। टर्मिनेट हो रहा है जब प्रोजेक्ट, उस वक्त आपके पास कैश इन या आउटफ्लो कितना हो रहा है उसकी बात कर रहे हैं। तो ये इनिशियल इन्वेस्टमेंट हमारा आउटफ्लो होता है। तो इसी तरह जब रेजिडुअल वैल्यू की बात करेंगे तो ये हमारा इनफ्लो होगा। इसी तरीके से जब हम बात करेंगे टर्मिनल कैश फ्लोज के हवाले से, तो हमारे जो वर्किंग कैपिटल लगा हुआ है वो वर्किंग कैपिटल की रिकवरी हो जाएगी। बिकॉज रिकवरी से मुराद ये है कि अगर वो प्रोजेक्ट ख़त्म हो गया, टर्मिनेट कर दिया गया, तो फिर भी हम एक्सेसिव इन्वेंट्री रखा करेंगे। जितनी रूटीन में रख रहे थे हम उससे ज़्यादा इन्वेंट्री रखा करेंगे नहीं, हम दोबारा उसी लेवल पे वापस हो जाएंगे जितनी इन्वेंट्री हम उससे पहले मेंटेन कर रहे थे। सो वट एवर वी हैव इन्वेस्टेड इन द फॉर्म ऑफ इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल, वो पैसे हमारे रिकवर हो जाएंगे, मीन वो भी हमारे पैसे वापस आएंगे। तो अगर गौर करें तो ये दोनों के दोनों हमारे इनफ्लोज हैं, सॉरी ये दोनों के दोनों हमारे आउटफ्लोज हैं, और जो टर्मिनल है ये दोनों के दोनों हमारे इनफ्लोज हैं। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट ऑपरेटिंग कैश फ्लोज, तो ऑपरेटिंग कैश फ्लो से मुराद जो बिज़नेस या मशीन को चलाते हुए ऑपरेटिंग पीरियड के दौरान जितने भी पैसे इन या आउट हुए उनकी बात करेंगे। तो वो जो इन या आउट पैसे हो रहे हैं वो सारे के सारे पैसे वो इन भी हो सकते हैं और आउट भी हो सकते हैं। जैसे मैंने अभी बताया कि जब हम चीज़ें बेचेंगे तो रेवेन्यू होगा, जब रेवेन्यू होगा तो हमारे पास पैसे इनफ्लो होगा, जब हम वो चीज़ें बना रहे होंगे तो हमें कॉस्ट फेस करना पड़ेगी, तो हम जितनी वो हमारी कॉस्ट फेस करना पड़ रही है वो आउटफ्लो है। तो समझाने का पर्पज़ ये है कि जो इनिशियल कैश फ्लोज हैं ये यूजुअली हमारे आउटफ्लोज होते हैं। यूजुअली बात हो रही है, स्पेशल सर्कमस्टांसिस में इनफ्लो भी हो सकता होगा, वो भी बात करेंगे। यूजुअली आउटफ्लोज होते हैं और टर्मिनल यूजुअली हमारे इनफ्लोज होते हैं। लेकिन ऑपरेटिंग कैश फ्लोज में हमारे इन और आउटफ्लोज दोनों हो सकते हैं। तो जब हम कैलकुलेट कर रहे होते हैं तो वी यूजुअली टॉक अबाउट, हम जो बात कर रहे होते हैं, हम बात कर रहे होते हैं नेट कैश फ्लोज की। नेट कैश फ्लो से मुराद जितने पैसे इन हुए और जितने आउट हुए उन दोनों को हम नेट कर लेंगे और फिर उनकी बात करेंगे। मैं ये नेट इसीलिए लिखा कि इसमें इनफ्लो भी हो सकता है और आउटफ्लो भी हो सकता है। सो वाइल डिसाइडिंग अबाउट एनी प्रोजेक्ट हमें ये सारा कुछ करना पड़ता है, अकाउंट फॉर करना पड़ता है। लेकिन प्राइमरली जो हमारा एग्जाम लाइक सिनेरियो में या प्रैक्टिकल आस्पेक्ट देखेंगे तो हमारा काम ये ऑपरेटिंग कैश फ्लोज को एस्टिमेट करना है। लाइक हमने कोई नया बिज़नेस शुरू करना है तो क्या वो वायबल है वो काम करना या नहीं करना। अगर आप लाइक द पीपल हु बिलोंग टू लाहौर अगर आप देखें तो मुख्तलिफ ऐसे ब्रांड्स आपको नज़र आएंगे जो कि पहले कोई और काम कर रहे थे, बट दे स्टार्टेड डूइंग समथिंग एल्स, कुछ और काम उन्होंने करना स्टार्ट किया अपने जो मेन कोर्स ऑफ बिजनेस था उससे हट के। आपको नेचर में लग रहा होगा ये काम तो बिल्कुल नया है, ये पहले नहीं किया करते थे। लाइक जैसे मैं अभी आपको मिसाल दूँ, अगर आप ये टीवी चैनल्स वगैरह देखते हो तो लाहौर के अंदर एक ब्रांड है गोरमे के नाम से, जो कि बेकरी फूड सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड करते हैं। सो अर्लियर दे वर डूइंग बेकरी आइटम्स बना रहे थे, फिर बेकरी आइटम्स के बाद दे वेंट इनटू बेवरेजेस और वो बेवरेजेस के अंदर चले गए, फिर उन्होंने कुछ और फूड प्रोडक्ट्स बनाना शुरू कर दी। Recently they have placed an ad in the TV channels जिसमें they are telling us now they are also producing घी एंड वेजिटेबल ऑयल्स। तो ये जो वेजिटेबल ऑयल और घी बनाने का काम शुरू किया तो देयर वाज अ प्लांट जो उन्होंने इंस्टॉल किया जो रूटीन बेकरी आइटम्स बना रहे हैं या बेवरेजेस बना रहे हैं, उस प्लांट पर तो वो नहीं बन सकता। So there is a need of special plants before deciding either to start this kind of venture or not. They must have done some analysis. वो जो analysis किया होगा उसमें यकीनन फ्यूचर कैश फ्लोज भी एस्टिमेट किए होंगे। तो अभी जो सवालों में लिखे मिल रहे होते हैं इनको छोड़ते हुए प्रैक्टिकली सोचा करें कि अगर
हम कोई प्रोजेक्ट लॉन्च करेंगे तो उस प्रोजेक्ट के लिए जितनी भी टेक्निक्स हमने इससे पहले पढ़ी हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग में, उन तमाम को हम बरूए कार लाएंगे। जैसे बजटिंग आपने पढ़ा था, तो बजटिंग में हमने कहा था कि हम फोरकास्ट करेंगे कि हमारी सेल क्या होगी आने वाले पीरियड में। सो अगर हम कोई नया प्रोजेक्ट लॉन्च करना चाह रहे हैं उसके लिए भी हमें मार्केट सर्वेस करना पड़ेंगे कि अगर हम ये चीज़ लॉन्च करें तो व्हाट इज़ एक्सपेक्टेड सेल्स। नंबर 2, उसको बनाने के लिए हमें प्रोडक्शन के सेल करने हैं, अगर उतने तो बनाने कितने पड़ेंगे, बनाने हैं तो उसके लिए मटेरियल लेबर ओवरहेड्स कितने लगेंगे। ये सारे के सारे हमें बजटिंग के टूल्स जो हैं वो यूज़ करने पड़ेंगे, और टूल को यूज़ करते हुए हम फ्यूचर जो एक्सपेक्टेड कैश फ्लोज हैं या प्रॉफिट्स वगैरह वो कैलकुलेट करेंगे। तो ये एक क्वेश्चन है, ये लास्ट टाइम हम शायद आई डोंट नो ये वाला या कोई और हमने थोड़ा बहुत पढ़ना शुरू किया था, एंड आई आस्क्ड कि हम इंशाल्लाह इसको डिटेल में ट्राई करें, हम डिस्कस करेंगे। So they are talking about Roshan Pakistan Pharmaceutical has just developed a new drug at a cost of 250,000। 2,50,000 लगा के उन्होंने एक ड्रग डेवलप की है, and now they are considering whether to put it into production। क्या इसको प्रोडक्शन में डाला जाए, प्रोडक्शन शुरू की जाए इसकी या ना की जाए। सो प्रोडक्शन की जाए या ना की जाए इसके बारे में वो डिसाइड करना चाहते हैं। सो इफ़ दे वांटेड टू डिसाइड अबाउट दिस, तो सवाल ये है कि हमने जब डिसीजन मेकिंग की बात की थी तो हमने रेलेवेंट कॉस्ट के हवाले से बात की थी, और रेलेवेंट वो इंक्रीमेंटल कॉस्ट है जो टेक्निकली उस प्रोजेक्ट के हवाले से इनकर हो रही है। तो ये 2,50,000 रुपये जो हैं ये उस प्रोजेक्ट को, उस प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए लग चुके हैं। ये संक कॉस्ट है। अब आगे हम उस चीज़ की प्रोडक्शन करें या ना करें, इस 2,50,000 पे कोई फ़र्क नहीं पड़ना। तो टेक्निकली दिस इज़ नॉट रेलिवेंट टू अस। Production of the drug will require the purchase of new specialized machinery at a cost of 2.4 million। Payable immediately 2.4 million की हमारी मशीनरी की कॉस्ट होगी। मशीनरी हैज़ एन एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ ऑफ 4 years, and at the end of which it will have a scrap value of 400,000। So 2.4 million initial cash outflow है, और 400,000 आपका स्क्रैप वैल्यू 4 साल के बाद आपको रिकवरी होगी। इसका मतलब ये इनफ्लो चौथे साल में काउंट होगा। एडिशनल वर्किंग कैपिटल ऑफ 300,000 will be required। So additional working capital, investment in working capital required immediately, and it will be released out at the end of 4th year। ये चाहे ना भी मेंशन किया जाए कि ये रिलीज़ हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है जब हम वो प्रोजेक्ट ही ख़त्म कर देंगे तो जो हमारी एडिशनल इन्वेस्टमेंट हो रही है वो कंटिन्यू नहीं रहेगी, बल्कि दैट विल बी रिवर्टेड बैक, वो रिकवर हो जाएगी। तो ये इनिशियल दोनों हमें मिले। इनिशियल इन्वेस्टमेंट में 2.4 मिलियन है और 300,000 का वर्किंग कैपिटल में इन्वेस्टमेंट है। और जब टर्मिनल कैश फ्लोज की बात करेंगे तो उस वक्त हम बात करेंगे कि 4 लाख स्क्रैप वैल्यू या रेजिडुअल वैल्यू की रिकवरी हो रही है, और 300,000 जो हमने वर्किंग कैपिटल में इन्वेस्टमेंट की है वो भी हमें मिल जाएगा। So following information relating to this investment proposal has been prepared। करंट सेलिंग प्राइस है 16 पर। अगर हम आज इस साल में ये चीज़ बेचें तो 16 रुपये पर यूनिट हमारी सेल प्राइस है, बट एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस इन्फ्लेशन, वो सेलिंग प्राइस जो इन्फ्लेशन है वो 7.5% है। सो अगर हम टेक्निकली समझें, मैं यहाँ पे आपके सामने कैलकुलेट करता हूँ, अगर पहले साल के अंदर हमारी सेल्स जो है वो 16 है तो अगले साल में 16 नहीं होगी बल्कि उसका 7% उसमें आपको ऐड करना पड़ेगा, तो हमारी सेल प्राइस बनेगी। आई होप बात समझ आना शुरू हो गई है। देन उससे जो अगला साल होगा उसमें जो उससे पिछले साल प्राइस है उस पर इन्फ्लेशन का फैक्टर ऐड करेंगे, ये हमारी प्राइस बनती है। देन चौथा साल जो उससे प्रीवियस ईयर प्राइस होगी उसको हम, ये मैंने सिर्फ फॉर द सेक ऑफ इंफॉर्मेशन आपके सामने लिखा, ये प्राइसेस हमारी इस तरह से चलेंगी। करंट वेरिएबल ऑपरेटिंग कॉस्ट है 5 पर यूनिट, तो अभी आपकी जो वेरिएबल कॉस्ट है वो 5 है। देन जी करंट सेल फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट है वो 1,65,165,000 पर एनम। सो एक्सपेक्टेड वेरिएबल एंड फिक्स कॉस्ट इन्फ्लेशन वो भी इंक्रीज होगी इन द कमिंग डेज, तो इसका मतलब 6% बताया हुआ, तो अगले साल ये वाली वेरिएबल कॉस्ट नहीं होगी बल्कि वेरिएबल कॉस्ट 6% इंक्रीज़ कर जाएगी। आप 6% इंक्रीज़ लेके इसमें ऐड कर दें तो आपको वैल्यू मिल जाएगी। तो इससे अगला साल जो हमारी
प्रीवियस ईयर में कॉस्ट है उसमें 6% लेके ऐड कर देंगे, और जो चौथा साल है उसमें भी इसी तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे। आई होप बात समझ आ रही होगी। अगर इसी तरह से हम फिक्स कॉस्ट की बात करें तो ये वैल्यू ज़रा पहले हम कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर हमारे लिए आसानी होगी। 165,000 हमारी कॉस्ट है, और जो 165,000 हमारी कॉस्ट है वो आने वाले सालों के अंदर इंक्रीज़ कर रही है, और वो कितनी इंक्रीज़ कर रही है वो देख लेते हैं हम। 165 में 6% लेके ऐड कर दें, देन उससे अगले साल में 6% लेके ऐड कर देंगे, और देन उससे अगले साल भी 6% लेके ऐड कर देंगे। सो दिस इज़ आवर फिक्स कॉस्ट। यहाँ तक बात है। देन प्रोडक्शन एंड सेल्स फॉर कॉस्ट। अब आप यहाँ पे देख लें तो सारी बजटिंग की टेक्निक इस्तेमाल की गई। प्रोडक्शन एंड सेल फॉर कॉस्ट फॉर द न्यू ड्रग हैव बीन मेड बाय द मार्केटिंग डिपार्टमेंट एज अंडर। मार्केटिंग डिपार्टमेंट में बता रहा है कि ईयर बाय ईयर इतनी इतनी सेल होगी हमारी, ये प्रोडक्शन भी होगी। It is expected that all units of the drug produced will be sold and in line with the company policy of keeping no inventory. कंपनी इन्वेंट्री नहीं रखना चाहती, इसलिए लिखा है जितने बनाए हैं वो सारे बेच भी दिए जाएंगे। For investment appraisal purpose, company uses a nominal rate of 10% for discounting annual cash flows. तो ये एनुअल कैश फ्लोज को जो प्रेजेंट वैल्यूज हमने निकालनी है उसके लिए ये 10% डिस्काउंट रेट इस्तेमाल किया जाएगा। मैंने बताया था इसको डिस्काउंट रेट, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, इसके अलावा हर्डल रेट, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, मल्टीपल नाम हो सकते हैं इसके। देन आगे लिखा हुआ है कि एंड टारगेट रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, इन्वेस्टमेंट पर जितना रिटर्न कंपनी की ख्वाहिश है वो 20% है। Company pays tax of 35% per annum in the year in which taxable profit occurs. जब tax profit occur होता है उस वक्त हमें उस पर tax भी देना पड़ता है। The company charges depreciation on straight line basis. ये सारी information है, इसमें सारी requirements ही गई हुई हैं। तो वो सारी requirements के लिए हमें पहले इनफैक्ट मैं बारी बारी सारी ही सॉल्व करूँगा। हमें पहले ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने की ज़रूरत है। सेल्स लिखेंगे, सेल्स में से माइनस करेंगे पहले वेरिएबल कॉस्ट, रिजल्ट कंट्रीब्यूशन मार्जिन होगा, लेस करेंगे इसमें से फिक्स्ड कॉस्ट, इसके अलावा इसमें से लेस करेंगे हम डेप्रीसिएशन। जी, अगर ये सारी कॉस्ट माइनस कर दें तो उसे आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट कहते हैं, या दूसरे लफ्ज़ों में प्रॉफिट बिफोर टैक्स। टैक्स अप्लाई होगा इस पर, तो वो एट द रेट ऑफ 35% है, वो हम कैलकुलेट कर लेंगे तो ये निकलेगा हमारा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। सो अगर तो हम कैलकुलेट करें अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न तो वी आर कंसर्न विद प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, हम इस प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को ले लेंगे। लेकिन अगर हम ये नेट प्रेजेंट वैल्यू वाली बात कर रहे हैं तो उसके लिए we need to add back the depreciation to find out cash flows. तो ये वो नेट कैश फ्लोज हैं जो हर साल के हम इस तरह से निकालेंगे। सो इफ़ यू वांट टू कैलकुलेट हियर, तो पहले साल का हमारे यूनिट सेल हो रहे हैं 1,15,000, मल्टीप्लाई करेंगे ये जो प्राइस हमने ये कैलकुलेट की हुई है ये पहले साल की है। सो दूसरे साल के अंदर हमारे यूनिट सेल होंगे 99,000 मल्टीप्लाइड बाय प्राइस। थर्ड ईयर के अंदर हमारे यूनिट सेल होंगे 88,000 एंड मल्टीप्लाइड बाय 18.49 हमारी प्राइस है। एंड देन फोर्थ ईयर की बात करें कि फोर्थ ईयर में हमारे यूनिट सेल होने हैं 58,000 मल्टीप्लाइड बाय नेक्स्ट ईयर की जो प्राइस है। हमने माइनस करना है इसमें से वेरिएबल कॉस्ट, तो यूनिट्स तो वही है हमारे 1,15,000, बट हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे वेरिएबल कॉस्ट जो करंट पीरियड में है। देन अगले साल की 99,000 यूनिट्स हैं और वेरिएबल कॉस्ट 5.30 है 99,000 एच। देन उससे नेक्स्ट ईयर के अंदर
हमारी जो वेरिएबल कॉस्ट यूनिट्स हैं वो 88,000 है, मल्टीप्लाइड बाय वेरिएबल कॉस्ट इज 5.62। देन उससे नेक्स्ट ईयर के अंदर वी आर गोइंग टू सेल 58,000 यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज 5.96। सो ये हमारी वेरिएबल कॉस्ट है। हम माइनस करें कंट्रीब्यूशन मार्जिन, हम कैलकुलेट कर सकते हैं। दिस इज कंट्रीब्यूशन मार्जिन, लेस करेंगे फिक्स कॉस्ट और वो हमने यहाँ पे कैलकुलेट की है। पहले साल 165,000 है, सेकेंड ईयर 174,900, थर्ड ईयर 185,394 और फोर्थ ईयर के अंदर 196,000। इसके अलावा हमें डेप्रीसिएशन माइनस करनी है और डेप्रीसिएशन कैलकुलेट करने का तरीकाकार डेप्रीशिएबल अमाउंट को यूजफुल लाइफ से डिवाइड करते हैं। डेप्रीशिएबल अमाउंट से मुराद कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू है। तो आपका 24 लाख का एसेट है, 24 लाख का आपका एसेट है, इसमें से माइनस करेंगे जो आपकी रेजिडुअल वैल्यू है 4 लाख, ये डेप्रीशिएबल अमाउंट बनेगी 20 लाख बनती है। इसको अगर आप 4 से डिवाइड कर दें, स्ट्रेट लाइन मेथड है, तो पर ईयर जो आपकी डेप्रीसिएशन है वो 5 लाख है। सो अगर हम सारे एक्सपेंसेस माइनस कर दें कंट्रीब्यूशन मार्जिन में से, तो हमारे पास जो रिजल्ट निकलेगा वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट या प्रॉफिट बिफोर टैक्स होगा। हमने टैक्स कैलकुलेट करना है, तो जो हमारा प्रॉफिट है इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम टैक्स रेट के साथ, तो ये हमारा हर साल का टैक्स निकल आएगा। सो इफ़ यू वांट टू कैलकुलेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तो माइनस कर दें इसमें से टैक्स। सो अगर हम अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न कैलकुलेट करना चाहते हैं तो दिस इज़ डन। हम यहाँ पर रुक जाते हैं, सम करें, ये हमारा टोटल कैश फ्लो है, सॉरी प्रॉफिट है, लाइफ कितनी है 4 इयर्स। अगर हम एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना चाहें तो दिस डिवाइडेड बाय 4 हमारा एवरेज प्रॉफिट निकल आएगा। सो दिस इज़ एवरेज प्रॉफिट। इसको डिवाइड करेंगे एवरेज इन्वेस्टमेंट से, और एवरेज इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट करने का तरीकाकार मैंने अभी आपके सामने रखा था कि आपका ओपनिंग वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 24 लाख है, प्लस करेंगे इसमें क्लोजिंग वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, दोनों का सम करके आप 2 से डिवाइड करेंगे। सो 28 लाख डिवाइडेड बाय अगर 2 करें तो वो 14 लाख बनेगा। आई होप बात समझ आ रही होगी। तो ये टेक्निकली हमारी एवरेज इन्वेस्टमेंट है और ये हमारा एवरेज प्रॉफिट है। अगर आप अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न कैलकुलेट करना चाहते हैं तो यहाँ पे कैलकुलेट कर रहा हूँ, ये ARR आपका जो एवरेज प्रॉफिट है 269,991, मैं राउंड कर रहा हूँ उसको जी, उसको डिवाइड करना है हमने एवरेज इन्वेस्टमेंट 1400,000। तो अगर कैलकुलेटर पे सॉल्व कर रहे हैं हम तो हमारा जो ARR निकलेगा 10 डिवाइडेड बाय 14 है। सो परसेंटेज में कन्वर्ट कर लें 19% बनता है। तो ये हमारा 19% अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न है। रिक्वायरमेंट नंबर 3 देख लें, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ब्रैकेट में लिखा हुआ है अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न बेस्ड ऑन एवरेज इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट करें। तो हमने जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड या अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न कैलकुलेट किया वो 19% है, जबकि यहाँ पे बताया हुआ है कि कंपनी का जो टारगेट रेट ऑफ रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है दैट इज़ 20%। सो अगर हमें कहा जाए कि डिसाइड भी करें, अभी हमें नहीं कहा गया, लेकिन अगर हमें कहा जाए कि डिसाइड करें तो बेस्ड अपॉन दिस अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, क्योंकि हमारा रिक्वायर्ड या टारगेट रेट ऑफ रिटर्न जो है वो 20% है, तो विल नॉट एक्सेप्ट द प्रोजेक्ट, बल्कि हम प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर देंगे इफ़ वी आर गोइंग टू यूज़ दिस मेथड फॉर द CN। लेकिन जब हम बात करेंगे जो हमारा पे बैक पीरियड है या हमारा कैश फ्लो नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड है, तो वी नीड कैश फ्लोज। कैश फ्लोज अगर कैलकुलेट करने हैं तो ये जो प्रॉफिट्स हैं इसमें आप डेप्रीसिएशन को दोबारा ऐड करेंगे तो यू विल गेट इनफैक्ट योर कैश फ्लोज। उन कैश फ्लोज की बुनियाद पे फिर आप बाकी सारे एनालिसिस परफॉर्म कर सकते हैं।
तो ये कैश फ्लोज हैं। अब इन कैश फ्लोज की बुनियाद पे हमने बाकी सारा काम करना है। तो मैं यहाँ से आपके सामने, अगर लेट्स सपोज हम पे बैक पीरियड निकालना चाहें 1 2 3 4, ये हमारे ईयर्स हैं। तरीकाकार आपके सामने पहले शेयर हुआ है। हम कैश फ्लोज लिखते हैं और कॉलम बना लेते हैं क्यूमुलेटिव कैश फ्लोज का। वो बात समझ आ रही होगी। जी सलमान साहब, ये जो आपका सवाल है इसको मैं अभी जवाब देता हूँ। अच्छा सवाल है आपका, कैपिटल अलाउंस वाला। एक क्वेश्चन भी मैंने जो भेजा हुआ है मैं उसको डिस्कस करूँगा तो उसमें ये चीज़ कवर हो जाएगी। आपका सवाल अच्छा है, अप्रिशिएट। चलें जी, बात करें हम क्यूमुलेटिव कैश फ्लोज कैलकुलेट करने के हवाले से। तो ये हमारे कैश फ्लोज हैं ईयर बाय ईयर। सो क्यूमुलेटिव कैश फ्लोज जो पहले साल में हुआ उसमें अगले साल वाले ऐड कर दें 27,000 एंड देन तो यहाँ पे रुक जाते हैं। हमारा जो पे बैक पीरियड होगा वो 2 ईयर से ज़्यादा और 3 ईयर से कम है, क्योंकि हमारी इनिशियल इन्वेस्टमेंट 24 लाख की है। और 24 लाख की इन्वेस्टमेंट कितने पीरियड में रिकवर हो रही है? 2 में तो नहीं हो रही। तो हमें अगर रिमेनिंग अमाउंट पहले कैलकुलेट करनी है, मैंने तरीकाकार आपको बताया हुआ है। जो मिनिमम होगा वो हमारा 2 ईयर्स तो है ही है। वो 2 ईयर्स के अंदर हम प्लस करेंगे जितना हमारा रिक्वायर्ड कैश फ्लो है, जितना हम चाहते हैं। और तो हम जितना हमें चाहिए वो हम कैलकुलेट करते हैं। जितना सो फॉर एक्यूमुलेट हो चुका है वो 17,080 में से 24 लाख अगर आप माइनस कर दें तो आपको पता लगता है कि आपको 682,920 कैश फ्लो और चाहिए। 682,920 को डिवाइड करें, जितना उस पूरे साल में मिलना है वो 792 है। इसको डिवाइड कर दें 792 से, तो आपके पास जो रिज़ल्ट आ रहा है वो टेक्निकली 2.86 होगा। तो ये 2.86 ईयर्स में आपका पे बैक हो जाता है। तो दिस इज़ योर पे बैक पीरियड नंबर 2। अब यहाँ पे आपसे कहा गया है कि आप कैलकुलेट करें पे बैक की बजाय डिस्काउंटेड पे बैक। सो डिस्काउंटेड पे बैक से क्या मुराद है कि जो आप अभी कैश फ्लोज को एक्यूमुलेट कर रहे हैं, यू आर गोइंग टू इग्नोर जो ये पैसे मिलने हैं ये तो आपको फ्यूचर में मिलने हैं। तो अगर ये फ्यूचर में मिलने हैं तो इनकी आज की वैल्यू पहले निकालेंगे, इंस्टेड कि हम वो क्यूमुलेटिव कैश फ्लोज पहले यहाँ पे लिखें। हमें पहले इनकी प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है जी। तो अगर हमने प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है तो हमें यहाँ पे हमने लास्ट टाइम किया था प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर लेना है और फिर हम प्रेजेंट वैल्यूज़ निकालेंगे और फिर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ, चलिए मैं एब्रीवेशन लिखता हूँ, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लोज, और फिर इन क्यूमुलेटिव कैश फ्लो कैलकुलेट करेंगे इन प्रेजेंट वैल्यूज़ के हवाले से। जी, तो अगर हम प्रेजेंट वैल्यूज़ कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हमें इनफैक्ट फैक्टर रिक्वायर्ड है, और प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर के लिए हमें यहाँ पर डिस्काउंट करने के लिए 10% बताया हुआ था। तो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 10% पे कैलकुलेट करेंगे। हमने ये तरीकाकार पढ़ा था, 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आई 1.10। तो ये फैक्टर हमारे पास आ जाएगा पहले साल के लिए। देन नेक्स्ट ईयर के लिए 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आई रेज़ टू पावर 2 होगा। तो आप अगर वो सॉल्व कर लें, या अदरवाइज़ मैंने कहा था कि पहली दफ़ा वो डिवाइड हो चुका है, जो पहले साल का फैक्टर है उसको दोबारा 1.10 से डिवाइड कर दें तो आपको अगले साल का फैक्टर मिल जाएगा, एंड सो ऑन। ये इसी तरीके से हमारे पास फैक्टर्स आ जाएंगे। सो अगर हम प्रेजेंट वैल्यूज ऑफ कैश फ्लो निकालना चाहते हैं तो जितने कैश फ्लोज हैं उनको मल्टीप्लाई कर दें। ये प्रेजेंट वैल्यूज ऑफ कैश फ्लोज हमारे पास आ गई है।
जी। और देन इसकी बुनियाद पे अब हम क्यूमुलेटिव कैलकुलेट करेंगे। ये हमारा कैश फ्लो आज है, इसमें ऐड करेंगे अगले साल का कैश फ्लो, देन इसमें ऐड करेंगे इससे नेक्स्ट ईयर का। वहाँ पे हमारा 2 से 3 साल के दरमियान पे बैक हो रहा था, लेकिन यहाँ पे हमें पता चल रहा है प्रेजेंट वैल्यू पर्सपेक्टिव में कि 3 साल में भी आपका पे बैक नहीं हुआ, हाँ चौथे साल के एंड पे जाके कहीं पे बैक हो रहा है। तो यहाँ पे पहले 3 इयर्स तो है ही है, 3 इयर्स में प्लस करेंगे जितना हमारा रिमेनिंग चाहिए, तो 24 लाख में से अब माइनस करेंगे 2086747। हमारा जो कैश फ्लो रिक्वायर्ड है वो 313253 है, जो हमें और चाहिए। इसको डिवाइड कर लें, जितना अगले साल में मिलना है 390759। तो अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये 2.80 आ रहा है, तो टेक्निकली 3.80 ईयर्स में आपका ये पे बैक होगा। तो ये डिस्काउंटेड पे बैक मेथड है। अब इस डिस्काउंटेड पे बैक मेथड के अंदर जो हमने किया कैलकुलेट, इसमें एक प्रॉब्लम तो ओवरकम हो गया जो कि पे बैक पीरियड का था, कि आप टाइम वैल्यू ऑफ मनी को इग्नोर कर रहे हैं। हमने उसको इग्नोर किया, उसको ओवरकम कर लिया, लेकिन जो दूसरा चैलेंज था वो अभी भी अनअटेंडेड है। दूसरा चैलेंज ये था कि जितने कैश फ्लोज उस पीरियड के बाद भी, यानी 3.8 ईयर के बाद भी तो कुछ ना कुछ पैसा मिल रहे हैं, आपको उनको भी अकाउंट फॉर करना चाहिए। और इसके अलावा पूरे प्रोजेक्ट के कैश फ्लोज, तो जितने भी कैश फ्लोज हैं, स्टार्ट पे, एंड पे, रेजिडुअल वैल्यू है, वट एवर, दैट शुड बी अकाउंटेड फॉर। अगर आप उसको अकाउंट फॉर करना चाहते हैं तो टेक्निकली अब आपको नेट प्रेजेंट वैल्यू वाला मेथड फॉलो करना पड़ेगा। अब अगर नेट प्रेजेंट वैल्यू वाला मेथड फॉलो करते हैं तो चले मैं आपकी आसानी के लिए इसको इस तरह से कर देता हूँ, अगर आप समझ आए। फॉर्मेटिंग चूँकि भी आपका रिटन एग्ज़ाम नहीं है, मल्टीपल टाइप्स की हो सकती है। जी, मैंने यहाँ पे ईयर 0 पे लिख दिया। यहाँ पे मैं डिटेल्स मेंशन करूँगा जो हमारी इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, और जिस वक्त हो रही है, जो इन्वेस्टमेंट जैसे हो रहा है हम वैसे ही मेंशन कर लेंगे इसके अंदर। देखिए, हमारी सबसे पहले है इनिशियल इन्वेस्टमेंट, वो टाइम 0 पे हो रही है हमारी 24 लाख। टाइम 0 से हमारा आज, टुडे, ठीक है जी। फिर ईयर 1 में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं दोबारा हो रही, 3 में, 4 में कुछ नहीं हो रहा। फिर इसके अलावा वर्किंग कैपिटल में इन्वेस्टमेंट आपने की है एट द स्टार्ट। जो वर्किंग कैपिटल में इन्वेस्टमेंट आपने की है वो है 300,000, वो मेंशन कर लेंगे। ये अगले सालों में नहीं है। तो ये दोनों चूँकि आउटफ्लोज हैं तो मैं आपको समझाने के लिए इनके साथ ब्रैकेट लगा रहा हूँ, यानी टेक्निकली ये हमारे आउटफ्लोज के तौर पे नज़र आने चाहिए। तो ये हमारे आउटफ्लोज हैं। उसके बाद हम बात करेंगे हमारे ऑपरेटिंग कैश फ्लोज जो हैं, वो हमने कैलकुलेट किए हैं। टाइम 0 पे तो कोई ऑपरेटिंग कैश फ्लो नहीं है, लेकिन टाइम 1 पे ये हमने कैलकुलेट किए हुए हैं। ईयर बाय ईयर जो हमें पैसे मिलने हैं, ये ईयर बाय ईयर हम यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं, ये हमारे कैश फ्लोज हैं। फिर अब टर्मिनल कैश फ्लोज की अगर बात करें तो आपकी रेजिडुअल वैल्यू है। अब रेजिडुअल वैल्यू हर साल मिलनी है आपको। तो जवाब नो है, आपके लास्ट ईयर के अंदर 4 लाख रुपए की रेजिडुअल वैल्यू रिकवर होनी है। फिर रिकवरी ऑफ वर्किंग कैपिटल है, ये पहले साल में होनी है, नहीं ये ना पहले टाइम 0, ये एंड में 3 लाख की आपके इनफ्लो हो जाना है। सो ये सारे इनफ्लोज और आउटफ्लोज मैंने मेंशन कर लिए। अगर मैं यहाँ पे ईयर बाय ईयर नेट कैश फ्लोज निकाल लूँ, ईयर बाय ईयर, ये तरीक़ाकार है कि यहाँ पे मैं सम कर लेता हूँ। तो अगर मैं इसका सम कर लूँगा तो मेरे पास ईयरली कैश फ्लोज नज़र आना शुरू हो जाएंगे। तो ये सारे कैश फ्लोज हैं। अगर हमने यहाँ पे हम प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर भी लिख दें, PVIF @ 10%,
तो हम यहीं पे इनकी प्रेजेंट वैल्यूज भी निकाल सकते हैं। टाइम 0 पे आज इसकी प्रेजेंट वैल्यू उतनी ही है जितनी होनी चाहिए, इसलिए पहले साल टाइम 0 का फैक्टर जो है हम वो 1 लिख रहे हैं। ये पहले भी मैंने फैक्टर निकाले हैं, 1 डिवाइडेड बाय 1.10, तो ये हमारा जो फैक्टर है वो 0.9091 है। अगले साल के लिए 0.9091 को फिर 1.10 से डिवाइड कर दें तो हमारा अगले साल का फैक्टर निकल आएगा। एंड देन इसी तरीके से अगले सालों के भी निकाले जा सकते हैं, टेबल से भी मिल सकते हैं। तो हम प्रेजेंट वैल्यूज निकाल लेते हैं, कैश फ्लोज तमाम। अब ये पहले वाला इनिशियल कैश फ्लो है, इसकी प्रेजेंट वैल्यू और अगले सालों की भी प्रेजेंट वैल्यू अगर आप निकाल लें तो इन द एंड अगर हम यहाँ पे सम कर लें तो ये हमें नेट प्रेजेंट वैल्यू ही मिल जाएगा, या पॉजिटिव में आ रहा है। अब मैंने जो लास्ट टाइम तरीका बताया था उसको भी हम लिख सकते हैं। वो तरीका कार क्या था, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज माइनस करेंगे प्रेजेंट कैश आउटफ्लोज, हमारे पास नेट प्रेजेंट वैल्यू बचेगा। ज़ीरो या पॉजिटिव हो हमारा आंसर, तो ये हमारे पैसे इनफैक्ट हमारे पास आने हैं जितने भी फ्यूचर में, यहाँ से लेके ये 4 अमाउंट्स हमें फ्यूचर में उनकी प्रेजेंट वैल्यू है, तो सम कर लें और जो हमारा इनिशियल आउटफ्लो है वो ये है, इसमें से माइनस कर दें तो हमारे पास जो रिज़ल्ट बचेगा वो नेट प्रेजेंट वैल्यू 2,55,000। तो पॉजिटिव है एनपीवी, वी शुड एक्सेप्ट द प्रोजेक्ट, हमें प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। आई होप ये बात समझ आई होगी। मैंने वो तीनों चारों चीज़ें आपके सामने रखनी है। सो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट को अगर दोबारा देख लें। एक्सक्यूज मी सर। जी प्लीज़। और ये जो आपने पेबैक पीरियड में एंड पे जो निकाला है 2 years प्लस 682920, सर ये वैल्यू नहीं समझ आई। ये ऐसे होता है कि यहाँ तक देखें आपके कितने पैसे रिकवर हो चुके हैं, अब आप रिस्पॉन्ड करते जाना साथ साथ। ये 17.17 मिलियन आपके अब पैसे रिकवर हो चुके हैं, 17,17,080 रुपये। जी सर। अब आपका तीसरे साल में अगर सारा कैश फ्लो आपको मिल जाए तो 25 लाख को टच कर जाता है, हालांकि आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो सिर्फ 24 लाख। तो जी सर। जितने अब तक इक्यूमुलेट हो चुके हुए हैं, ये हमारे इक्यूमुलेट हो चुके हुए हैं, इस में से या इसको हम 24 लाख जितनी हमारी इन्वेस्टमेंट को हम रिकवर करना चाहते हैं माइनस कर लेते हैं। तो हमें मज़ीद जो पैसे चाहिए वो 682,920 हैं। ये 682,920 जो अमाउंट है ये अगले साल में हमें मिल रही है, लेकिन पूरे साल में तो 7,90,000 मिल रहा है। तो वो जो फ्रैक्शन ऑफ द ईयर है वो कैलकुलेट करने के लिए हमने जितने हमें रिक्वायर्ड अमाउंट है टू बी एट ब्रेक इवन, हमारे अपने पैसे वापस आने के लिए, उसको उस साल के अंदर जितने टोटल पैसे आने हैं उससे डिवाइड कर देंगे तो वो फ्रैक्शन ऑफ द ईयर हमें मिल जाएगा। समझ आ गई बात? सही हो गया सर। इसी तरह सही से हो अगले साल अगले में भी ऐसे किया है। सो रिक्वायरमेंट वॉज नेट प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करें। अभी इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न पे हमने बात नहीं की, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड या अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न कैलकुलेट करें, डिस्काउंटेड पे बैक निकालें। तो दिस टेक्निक इज डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड। तो ये टेक्निक्स के अंदर पे बैक पीरियड में फिर डिस्काउंटेड पे बैक है, फिर नेट प्रेजेंट वैल्यू और फाइनली IRR है। अभी मैंने ये तो पहले वाले तीनों चारों टेक्निक्स हैं और इसमें इनिशियल टर्मिनल ऑपरेटिंग कैश फ्लोज का क्या कॉन्सेप्ट है, डेप्रीसिएशन और कैश फ्लोज कैलकुलेट करने का क्या वे है, वो सारी बात आपके सामने रखी है। नीचे लिखा हुआ है बी पार्ट में, डिस्कस योर फाइंडिंग्स ऑफ ईच सेक्शन ऑफ ए अबव एंड एडवाइज वेदर इन्वेस्टमेंट प्रपोजल इज़ फाइनेंशियली अप्रोप्रिएट और नॉट। क्या इसको एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं। तो अगर हम वो अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न को बेस बनाए तो जवाब नो में है। यहाँ पे जो क्राइटेरिया नहीं बताया हुआ हमें पे बैक पीरियड के लिए कि हम कितना पे बैक हमारे लिए एक्सेप्टेबल है। मीन हम चाहते हैं कि 2 साल के अंदर अगर पैसे वापस मिल जाएं तो हमारे लिए प्रोजेक्ट एक्सेप्टेबल होगा, तो ये तो 2 साल में नहीं मिल रहे हैं। अगर खाली पे बैक भी हो, अगर डिस्काउंटेड पे बैक भी हो, तो वट एवर विल बी आवर बेंचमार्क
कितने अरसे में हमारे लगाए हुए पैसे हमें वापस मिलने चाहिए। इफ़ दे आर नॉट नोन, तो अभी फ़िलहाल इसके अंदर हम डिसाइड नहीं कर सकते। फिर इसके बाद है नेट प्रेजेंट वैल्यू। तो हमने नेट प्रेजेंट वैल्यू की बुनियाद पर देखा कि पॉजिटिव NPV के तो प्रोजेक्ट इज एक्सेप्टेबल पास। समझ आई है बात या नहीं? If there is any question, तो आप सर हमने IRR नहीं कैलकुलेट किया। ये भी नहीं किया, मैंने अभी पढ़ा नहीं आपको। मैं ओके सर। पहले जो जब तक आपकी नेट प्रेजेंट वैल्यू पे और बाकी चीज़ों पे अच्छी ग्रिप नहीं हो जाती, यू विल बी अनएबल टू अंडरस्टैंड। जी सलमान साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मैंने पूछना था कि जब हम पोस्ट ऑडिट परफॉर्म करते हैं जी, पोस्ट ऑडिट परफॉर्म करते हैं तो सर तब तो हम उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर लेते हैं, तो फिर उसका उससे क्या रिलेशन होता है? अच्छा जेंटलमैन, पहली बात तो ये है कि आपकी जो कि गाड़ी ज़रा तेज़ चलती है, मेरी ज़रा थोड़ा स्लो चलती है। मैं तो अभी पोस्ट ऑडिट पे पहुंचा नहीं, ठीक है। इसलिए मैं जवाब तो थोड़ा बहुत दे देता हूँ, लेकिन ये शायद बाकी लोगों के सर से ऊपर से गुजर जाएगा। आपने स्टैंडर्ड कॉस्टिंग पढ़ा था, ये बताएं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में आप वेरिएंसेस कैलकुलेट, अब आपने जवाब देना है। स्टैंडर्ड जी कॉस्टिंग में सर। वेरिएंस कैलकुलेट करते थे, क्यों करते थे जी कैल? सर। आपने स्टैंडर्ड सेट किया, एक्चुअल परफॉर्मेंस आपकी हो चुकी हुई है, तो इससे क्या फ़ायदा होगा? माजी तो गुजर गया। अब जब माजी गुजर गया तो फिर लकीर क्यों पीट रहे हैं, बताएं। ओके सर। क्यों? मेरे सवाल का जवाब दे दें जेंटलमैन, आप ओके सर कह रहे हैं। सर यही कि हम अपना सेस कर लें इन फ्यूचर। मेरा बेटा, माजी को नहीं बेहतर बनाया जा सकता, फ्यूचर को बेहतर बनाया जा सकता है। सो अगर किसी ने सत्यानाश कर दिया है, हमें किसी ने ये सब्ज़ बाग दिखाए, जैसे कुछ हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी जैसे दिखाए होंगे कि इतना रेवेन्यू आएगा, इतने यूनिट्स बिकेंगे, हमने उन भाई साहब की बात को माना और उसकी बुनियाद पे नेट प्रेजेंट वैल्यू निकाली और पता लगा कि पॉजिटिव है। हमने कहा बिल्कुल बड़ा अच्छा काम है, हमें ये काम कर लेना चाहिए। लेकिन अगर ये जो सेल्स फोरकास्ट है ये 19-20 हो गया, ये सेल इतनी ना हुई, 1,15,000 की बजाय कम यूनिट्स की हुई पहले साल, अगले साल में भी कम हुई, तो क्या ज़रूरी है फिर भी ये प्रोजेक्ट हमारे लिए वायबल रहे? नो सर। आपने अभी तो डिसाइड कर लिया, अब अभी डिसाइड कर लिया, किसी ने सब्ज़ बाग दिखाया दे, आप उसके बाद उसका इवेल्युएट करते हैं। जो पोस्ट ऑडिट होता है ना जेंटलमैन, मैं उसको टेक्निकली समझाने के लिए कहता हूँ पोस्ट मार्टम। बंदा फौत हो जाता है तो बंदे को नहीं ज़िंदा कर रहे होते, एनालिसिस कर रहे होते हैं कि रीज़न क्या थी उसके फौत होने की। तो प्रोजेक्ट तो हो गया, अच्छा हुआ या बुरा हुआ, वट एवर, वो लग गया। अब उसकी बुनियाद पे अगर वो अच्छा हुआ तो फ्यूचर में उसको मज़ीद अच्छा बनाने के लिए पहले जो हुआ है प्रोजेक्ट, उसका ये इम्प्लीमेंटेशन से पहले की बातें हैं, इसको एक्चुअल रिजल्ट से बाद में कंपेयर करेंगे और फिर देखेंगे कि हम कहाँ स्टैंड करते हैं। अगर हमारा डिसीजन नुकसान में जा रहा है तो आइंदा जो ये साहब प्रपोज़ल लेके आते हैं, जैसे प्रपोज़ल लेके आते हैं वैसे नहीं हमने मान लेनी, हमने उसको मज़ीद डिटेल में एवेल्यूएट भी करना है। मेरी बात समझ पाएँ अगर आप? तो जी सर। तो चूँकि आपकी गाड़ी ज़रा तेज़ है तो इसलिए मैंने कहा कि मैं ज़रा स्लो कर दूँ। अच्छा जी, ये वाला मेरे ख्याल में हमने शायद किया था या नहीं, ये अब आपके पास स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। अगर आप 2 मिनट इसको देख लें, गिव मी 2-3 मिनट्स, आई विल जॉइन यू।
जी इफ देयर इज एनी इशू इन द अंडरस्टैंडिंग तो आप डिस्कस कर सकते हैं जी। जी राजा सद्दाम साहब प्लीज़। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर मुझे पूछना ये था कि कैपिटल बजटिंग जो है ये स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के लिए ही इसका इस्तेमाल है या एक एसेट कंपनी जो बाय करती है उसके लिए भी इसको अप्लाई किया जा सकता है? जी फॉर एवरीथिंग जनाब, आप खुद से कोई एसेट ख़रीद रहे हैं या आप कहीं से कोई एसेट या कोई बिजनेस एक्वायर कर रहे हैं, तो दोनों पे देखिए हम ये जितनी बातें लिखी हुई है ना, आप इसको गौर करेंगे तो आपको समझ आएगा कि ये प्रोजेक्ट लिखा हुआ है या कहीं पे लिखा हुआ है प्लांट लगाना पड़ेगा। देखिए वो पिछला जो सवाल आपने अंडरस्टैंड किया वहाँ पर लिखा था कि कोई प्रोडक्ट जो है आपने डेवलप कर लिया, लेकिन अब आप ये सोच में पड़ गए हैं कि क्या इसकी प्रोडक्शन की जाए या ना की जाए, क्योंकि प्रोडक्शन करने के लिए प्लांट चाहिए। तो प्लांट आपका एसेट ही है, तो आप उस एसेट को ट्रेस कर रहे हैं, एसेट को लोकेट कर रहे हैं कि वो कितने का एसेट है और आपके कितने पैसे उस पर लगेंगे। समझ आ रही है बात जी? कितने जी। लगेंगे और कितने उसके बदले में फ्यूचर में आएंगे, तो आप ये डिसाइड करेंगे। जैसे ये सारी हमने कैलकुलेशन की, ये लिखा हुआ है कि इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए मशीनरी चाहिए, तो मशीनरी आपका एसेट ही तो है। हम ये देख रहे हैं कि जी। इतने पैसे ह्यूज अमाउंट मशीनरी पे लगाई भी जाए या ना लगाई जाए। तो अपेरेंटली हमें अभी लगा कि हाँ लगा दी जाए, क्योंकि ये सारे जो बजट्स बने हुए हैं इनकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल कर भी हमें नज़र आ रहा है कि कुछ ना कुछ पॉजिटिव बच जाएगा, यानी प्रॉफिट होगा। सो अगर इसका मतलब हम एफर्ट करें तो हम ये जो डिमांड है सेल की या यूनिट्स की, इसको इंक्रीज़ कर लें, तो जितना हमें अभी अपेरेंटली प्रॉफिट नज़र आ रहा है हम उससे ज़्यादा भी कमा सकते हैं। आपने मैंने अभी वो गोरमे की मिसाल दी, आपने शायद उसको सुना नहीं है। उन्होंने एक नया प्लांट ही तो लगाया है, एक नई फैक्ट्री खड़ी की जी। है। क्या नई फैक्ट्री खड़ी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, वो ऐसे तो नहीं कर ली होगी, कोई ना कोई एनालिसिस तो उसके पीछे होगा या नहीं होगा। तो वो यही एनालिसिस है जो भी हम आपके सामने कर रहे हैं। आपने पर्सनली कोई एसेट बाय करना है तो भी आप खुद गौर करें कि कुछ आप अपनी पर्सनल लाइफ की बात करें, कोई एसेट बाय करते हैं तो आप उसको इस तरह तो नहीं करते, लेकिन कम से कम उस एसेट से रिलेटेड बेनिफिट्स को ज़रूर जहन में लेके आते हैं, इसका क्या फ़ायदा होगा। अब वो अमाउंट में कैलकुलेट नहीं कर रहे, प्रेजेंट वैल्यू नहीं निकाल रहे, लेकिन आपको अपेरेंटली लग रहा है कि इसका बेनिफिट ज़्यादा हो गया एज कम्पेयर टू सम अदर थिंग, तो आप उस एसेट को बाय कर लेते हैं। लाइक आप समझें आजकल हमारे यहाँ वो जो एयर कंडीशनर्स हैं उसमें इन्वर्टर्स का कॉन्सेप्ट है। सो अगर आप कन्वेंशनल एसी खरीदें या इन्वर्टर ख़रीदें, तो दोनों में आपको कुछ चीज़ समझ आती है कि शायद कोई बिजली के बिल की सेविंग होगी, इस तरह से है। तो ये सारी चीज़ें आप एनालाइज करके ही डिसाइड करते हैं। तो ये दिस इज़ मोर देन प्रैक्टिकल। समझ आ रही है जी बात? जी जी सर। जी जाजेब साहब आप भी सवाल पूछ लें। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, वो जो बुक है मसलन फाइनेंशियल मैनेज की बुक है, मसलन कई है उनमें, एक बुक में मैंने देखा कि सर ये ना इसमें डेप्रिसिएशन ये तो सीधी सी है, उधर है कोई टैक्स अलोएबल डेप्रिसिएशन है, उसका कोई जी जी बता जी दें जी अगर आएगा एग्जाम में, या अगर नहीं आएगा तो फिर तो वैसे हाँ बता दें, अगर बताऊँ, एग्जाम में आएगा तो एग्जाम साइड बता दें। बिल्कुल बताऊँगा। एक सवाल भी मैंने भेजा हुआ है, क्योंकि उस सवाल के अंदर वो चीज़ मौजूद है, तो वो सवाल करवाऊँगा तो वो भी मैं आपको बता दूँगा। ठीक है, अभी चूँकि वक्त थोड़ा सा कम है, मैं उसको कंप्लीट नहीं कर पाऊँगा, फिर वो इनकम्प्लीट चीज़ रह जाती है तो वो फिर समझ ठीक है नहीं सर, आता। अगली क्लास में बता देंगे, अगली क्लास मुझे में बता अगली दीजिए। क्लास ठीक में है, फिर पूरा जोर लगाना पड़ेगा, तो इसलिए तो आई विल ठीक टेल है, यू टुमारो। लेकिन अभी ठीक है सर, जितनी ठीक। बात हुई इसमें कोई कन्फ्यूजन है आपको? नहीं नहीं सर, ठीक है, सीधा सीधा है, तो इसमें अब कोई मैंने इशू जो आपको आई वुड रिक्वेस्ट यू कि मैंने जो आपसे चीज़ें भेजी हुई हैं, नहीं। जी सर, आपने उनको भाई ट्राई करना है जी सर, क्वेश्चन और आगे लेके चलना है जी। जी सर। सर अभी बुक खत्म किया, अब वो क्वेश्चन, अब इंशाल्लाह अगला मिशन वो आपके क्वेश्चन ही है। क्वेश्चन भेजे हुए हैं, ठीक है। जी जी सर, ये करते हैं बस अब, ये अब सुबह यही पहले बुक की है, अब ये क्वेश्चन सुबह इंशाल्लाह। आपने करना है इनको करके, कल जो आपने इश्यूज होंगे ना जी, आप वो जी सर, ज़रूर, ठीक है। जी सर, जी सर, जी सर, मेरे लास्ट। दोस्त कह रहे हैं IS2 और IS7 में ये सारा कॉन्सेप्ट मिक्स हो जाता है। सलमान साहब आप पता नहीं किस लाइन पे चल पड़ते हैं, ये सर ये मैसेज बहुत आगे की ये सोच सोच रहे हैं। बहुत मेरा आगे है। की, लेकिन ये मैसेज
इतना शर्मा के लिखने की जरूरत नहीं है, मेरे से लाइव पूछे मैं जवाब भी दे पाऊंगा ना। आप मुझे लिख देते हैं तो मैं उसका क्या लिख के थोड़ा जवाब दूंगा, मैंने तो बोल के देना है। आप मेरे से लाइव पूछ लिया करें। एक दूसरा ये कि जो आप कह रहे हैं IAS 7 से मिक्स हो जाता है, तो IAS 7 से तो बिल्कुल मिक्स नहीं होता। ठीक है, अब आप बताएं क्यों मिक्स होता है, बताइएगा जरा आप। सर एक्चुअली कैश फ्लो निकालते वक्त तो IAS 7 और IAS 12 के कंसेप्ट जो है ना वो कैश जो फ्लो मिक्स हो जाते स्टेटमेंट हैं। है फॉर एन ऑपरेटिंग पीरियड पूरे बिजनेस की। ठीक है, क्या करते हैं आप उसके अंदर, बताएं बताएं बताएं। दो तरीके पढ़े होंगे आपने, एक डायरेक्ट मेथड है और एक इनडायरेक्ट मेथड है, पढ़ा है में? जी जी सर। अच्छा बताएं, डायरेक्ट मेथड में कैसे कैलकुलेट करते हैं? सर जैसे अब ये पूछ रहे थे कि उधर टैक्सेबल डेप्रिसिएशन हम मेरे दोस्त, डिडक्ट अपना करेंगे या अपना नहीं। सवाल करके अपने सवाल तक रहे, दूसरों के सर जवाब। यही चीजें तो कंफ्यूज करती हैं। जेंटलमैन, आप मुझे अपने मेरे सवाल का जवाब तो दे दें, मैं आपके सवाल का तभी तो जवाब समझा पाऊंगा। जी मैं सर। पूछता हूँ कि आप डायरेक्ट मेथड से कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहे हैं, ऑपरेटिंग कैश, आपको पता है ना डायरेक्ट मेथड हो या इनडायरेक्ट हो, फर्क सिर्फ और सिर्फ ऑपरेटिंग कैश फ्लो कैलकुलेट करने में आता है। इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में कोई फर्क नहीं आता, ये पता है? जी सर। ठीक है, बताएं ऑपरेटिंग कैश फ्लो अगर डायरेक्ट मेथड से करें तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? सर फिर अकाउंट रिसीवेबल या फिर सेल्स में से जो रेवेन्यू आएगा उसमें जो हमने पेमेंट्स की होंगी वो निकाल देंगे। तो सेल्स में से जो पेमेंट्स है वो माइनस कर देंगे। जी सर। तो मैंने क्या ये नहीं किया आपके सामने, जो कैश फ्लो मैंने कैलकुलेट किया है सेल्स में यही से, किया है सर, वही तो मैं कह रहा हूँ कि तो फिर ये कॉन्ट्राडिक्ट कैसे कर गया IAS 7 से? चले आपने सोचना है, अभी शायद आप सोच में मगन हैं, सोच के मुझे बताइएगा। ठीक है, देखिए जब तक आप चीज़ की रूट कॉज तक नहीं पहुंचेंगे आपका सवाल वैलिड है, लेकिन अगर वो कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है तो आप मुझे बताएं आपको कैसे लग रहा है कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है, मैं उसका काउंटर आर्ग्यूमेंट काउंटर नैरेटिव देता हूँ। मैंने अभी एक तो दे दिया कि डायरेक्ट मेथड से ये कैश फ्लो स्टेटमेंट मैंने बनाई है आपके सामने, रेवेन्यू में से सारी कॉस्ट माइनस कर दें जितनी पेमेंट्स हैं, तो वो भाई आपका डायरेक्ट मेथड होता है। उसमें से टैक्स भी माइनस किया जाता है, तो हमने टैक्स भी माइनस कर दिया और रेवेन्यू में से सारी कॉस्ट भी माइनस कर दी। तो यही हमारा डायरेक्ट मेथड है और मैं डायरेक्ट मेथड ही फॉलो कर रहा हूँ। सो इफ देयर इज स्टिल सम क्यूरी, आप उसको पहले समझें, क्वेश्चन फ्रेम करें, आई विल रिस्पॉन्ड। मैं जी आज के लिए अभी इतना ही टर्मिनेट कर रहा हूँ। आप लोग जो प्रैक्टिस क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करें, कल इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो मुलाकात होगी, यहाँ से ऑनवर्ड कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच।